हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम 6 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जेल प्रहरी, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अजय त्यागी के किस संस्था के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी के कार्यकाल को अगले 18 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, सेबी जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना के बाद 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार ने संसद में एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। हमने सेबी का नाम तो बहुत सुना है दोस्तों, लेकिन इसका गठन क्यों किया गया, इसका कार्य क्या होता है, ये सब भी हम आज अपने वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, शेयर बाजार का नाम आपने सुना होगा। सेबी जो है शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री को नियंत्रण करने का कार्य करता है। सेबी का उद्देश्य शेयर बाजार की गतिविधियों पर निगरानी रखना है। जब तक सेबी की स्थापना नहीं हुई थी दोस्तों, शेयर बाजार में धोखाधड़ी जैसी बातें जो थी ये आम हुआ करती थी, बहुत सारे स्कैम्स हुआ करते थे। जिसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे, निवेशक थे, इन्होंने एक संस्था की सिफारिश की जो इन गतिविधियों पर नियंत्रण कर सके। इसी के फलस्वरूप जो है सरकार ने सेबी का गठन किया, जिसके बाद धोखाधड़ी करने वालों पर जुर्माना लगाना, नई कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करना जैसे प्रमुख कार्य जो हैं ये सेबी के नियंत्रण में आ गए। म्यूचुअल फंड वगैरह जो आपने सुना होगा, ये सब भी सेबी के नियंत्रण में ही आता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो हमारा जो प्रश्न 1 है, इसका सही उत्तर है बी, सेबी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हाल ही में हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने मनोज सिन्हा जी को जम्मू एवं कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। पिछले दिनों ही जो पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मनोज सिन्हा जी को इनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा जी की बात करें तो ये 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और रेल राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं पूर्व में दी हैं। तो जो हमारा प्रश्न 2 है, इसका सही उत्तर है ए, जम्मू एवं कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिवाजीराव पाटिल का निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया। ये जून 1985 से लेकर मार्च 1986 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और ये एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। 1985 में क्या हुआ था दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्य मेडिकल कॉलेज की जो परीक्षाएं थी, इसमें इनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों के चलते जो है इन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। शिवाजीराव पाटिल जो थे ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कावर्ड ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, एक पत्रकार हैं जिनका नाम है सतीश यादव। इन्होंने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कावर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है। इस किताब में दोस्तों आपको भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों की झलक देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, रॉ या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना का श्रेय स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काव को जाता है। रॉ की स्थापना
21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा और सामंत गोयल जो हैं ये वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों रामेश्वर नाथ काव जो थे ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं। 1971 में जब बांग्लादेश बना, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, इसके पहले जो है सिक्किम का जब भारत में विलय हुआ था, तो इन सब कार्यों में इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस थी, बहुत ही बड़ी भूमिका इन्होंने इन सब कार्यों में निभाई थी। कभी सेपरेट वीडियो बनाकर हम रामेश्वर नाथ काव की भी बात करेंगे। तो प्रश्न पर वापस लौटते हैं दोस्तों। हमारा जो प्रश्न है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है सतीश यादव जी ने। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 की दूसरी मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है। दोस्तों हाल ही में जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है इसके द्वारा वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया है। इसके तहत रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है। रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। अपरिवर्तित से मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, मतलब जैसी पहले थी वैसे ही दूसरी मौद्रिक नीति समिति की जो समीक्षा हुई है उसमें पहले जैसी ही रखी गई है। बैंक रेट की बात करें तो 4.25% जो है ये भी अपरिवर्तित रखी गई है, मतलब इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। दोस्तों आपने बहुत सुना है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। हम आज ये भी जानेंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों जिस तरह हमारे आम जीवन में जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम कहीं ना कहीं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उधार लेते हैं, बदले में हमें उधार ली गई रकम का ब्याज भी चुकाना होता है। इसी तरह बैंक को भी, जो बैंक्स होते हैं इन्हें भी अपने रोज़मर्रा के कार्यों हेतु मोटी रकम की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, बैंकों के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और उसके पास लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। आरबीआई इन बैंकों को जिस दर पर, जिस रेट पर लोन प्रोवाइड करता है उसी रेट को कहा जाता है रेपो रेट। इसी का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट। अब अन्य बैंक जो हैं ये आरबीआई को ऋण देते हैं और ये बैंक जिस दर पर आरबीआई को ऋण देते हैं उस दर को रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। एक्चुअल में दोस्तों जब दिन भर का सारा कामकाज कर लेने के बाद बैंकों के पास जो शेष रकम बच जाती है तो बैंक सोचते हैं कि ये पैसा हम आरबीआई को दे देते हैं, बदले में इस पैसे से हमें जो है ब्याज मिल जाएगा। तो आरबीआई उन्हें जो ब्याज देता है उसी ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। सीधा सा फंडा है, आरबीआई का फंडा ये है कि भैया हम आपसे ज़्यादा ले लेंगे लेकिन आपको ज़्यादा देंगे नहीं। जब दोस्तों रेपो रेट कम होता है तो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, इन सब की दरें भी कम हो जाती हैं और जब बैंक ये देखते हैं कि रेपो रेट की दर कम है तो वो आरबीआई से ज़्यादा लोन लेते हैं ताकि वो अपने ग्राहकों को लोन प्रोवाइड कर सकें। अब होता ये है इसमें कि बाज़ार में जब नकदी की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारा लोन ले लिया, बाज़ार में नकदी की मात्रा बढ़ गई, तो इससे क्या महंगाई का खतरा उत्पन्न होने लगता है। तो इस स्थिति में आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक जो है वो ज़्यादा ब्याज के लिए, मतलब ज़्यादा रेट पे उनको पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो इन लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा पैसा जो है ये आरबीआई को दे देते हैं। तो इस प्रकार आरबीआई जो है वो पूरा पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाता है और मुद्रा की जो तरलता होती है उसको स्थिर करने के लिए आरबीआई ऐसा कदम उठाता है। तो इस तरह दोस्तों बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश में मुद्रास्फीति को मेंटेन करता है। तो ये था रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करें, तब भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं फिर से और इजी वे में आपको ये समझाऊंगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि 2020-21 की दूसरी मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर कितने % रखी गई है, तो ये रखी गई है C 4%, अपरिवर्तित है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था। दोस्तों 6 अगस्त 1945 वो दिन था जब युद्ध के दौरान किसी देश ने दूसरे देश पर परमाणु बम का प्रयोग किया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध
युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया था। इस परमाणु हमले को करने का अमेरिका का मकसद ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है इसे वो समाप्त कर सके। इस दिन को जो है परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से याद किया जाता है। दोस्तों, बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि जापान ने रूस को रूसो जैपनीज़ वॉर में हरा दिया था। ये युद्ध वर्ष 1904-1905 के दौरान पूर्वी चीन के आसपास येलो सागर जो है, पीला सागर जो है, इसी के आसपास लड़ा गया था और ये एक नौसैनिक युद्ध था। अब आप सोच ही सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार नहीं मान रहा था और क्यों अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियार का उपयोग किया था। जिस देश ने रशिया को वॉर में हरा दिया हो और फिर वो हार नहीं मान रहा हो, तो किसी न किसी तरह से उस देश को शांत करने के लिए अमेरिका ने जो है इसका प्रयोग किया था। हालांकि युद्ध में सिर्फ जाने जाती हैं और कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आपको कोई भी बहुत बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पहले ही यूनाइटेड नेशन के गठन की बात होने लगी थी। और जब से यूनाइटेड नेशन बना है तो उसके बाद से आप देख ही सकते हैं किसी भी प्रकार का सिविल वॉर चल रही हैं देशों में, दुनिया में सिविल वॉर चल रही हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसी कोई भी स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है। तो जो हमारा प्रश्न 6 है कि अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था, तो ये किया था 6 अगस्त को। 9 अगस्त वाला भी अभी आएगा, जब डेट आएगी तो वो क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा और उस टाइम क्या परिस्थिति थी, कैसी कैसी स्थितियाँ पैदा हुई थी, उन सब बातों को भी मैं अपने 9 अगस्त वाले करंट अफेयर्स के सेशन में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव सादर आमंत्रित हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें हमेशा भेजते रहिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।